Hello बच्चों, welcome to our 100+ Academy. So, my name is Khushi Jha, your physics teacher, and today we will be doing gravitation chapter in one short video. So बच्चों, are you ready? Start करें. So, before starting this video, I want to tell you to take your pen and notebook with you. ठीक है भाई, स्टार्ट करें. बिल्कुल रेडी हो ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने के लिए? ठीक है भाई, विथ फुल जोश स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन. ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज आवर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है बच्चों, क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो मैम ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है? ठीक है, क्या होता है भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो बच्चों हर एक ऑब्जेक्ट ना इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है हर एक ऑब्जेक्ट को. So we can say that every object in this universe attract each another with a certain force. अच्छा मैम, certain force. अच्छा मैम, वो फोर्स है क्या? So बच्चों वो फोर्स क्या है? सबसे पहले तो चलो आ जाओ डेफिनेशन लिखते हैं इसके. ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या है इसकी डेफिनेशन? मैम ने अभी जस्ट बताया, every object in this universe attract every other object with a बच्चों certain force, right? With a certain force. Now this force is directly proportional to the product of the masses with a certain force that is directly proportional to the product of the masses. Now masses मतलब बेसिकली अगर दो ऑब्जेक्ट की बात करें तो दो masses होगा ना, m1 m2, राइट? तो प्रोडक्ट ऑफ द masses and we are not finished yet, and inversely proportional to the square of the distance between them, to the square of the distance between them, distance between them. लिख लिया सभी लोगों ने? अच्छे तरीके से लिख लिया? लिख लो भाई जल्दी से इसे. Every object in this universe attract each and every object with a certain force that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. तो मैम आप बोलना क्या चाहते हो? इसको लिखेंगे कैसे अगर हमें मैथमेटिकली लिखना है? तो बच्चों देखो इसे लिखेंगे कैसे. इसे हम लिखते हैं F is directly proportional. सबसे पहले क्या बोला? F is directly proportional to the product of the masses, that is m1 m2, right? सेकेंड में मैंने क्या बताया? F is inversely proportional to the square of the distance between them. देख लो भाई, square of the distance between them. अगर इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आप कंबाइन करते हो तो आपको मिलेगा क्या? मैम हमें मिल जाएगा F is directly proportional to m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर. यही मिल जाएगा ना. और अगर इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा बच्चों एक कांस्टेंट आ जाएगा. चलो एक बार फिर से देखो. ठीक है, फिर से देखो. सबसे पहले मैंने क्या बोला? F is directly proportional to m1 m2. F is inversely proportional to, मैम ने बताया 1 अपॉन r स्क्वायर. फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को आप अगर कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा F is directly proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर.
है ना भाई। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को जरा रिमूव करो, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करो, क्या लगेगा मैम, एक कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बच्चों, हमारे पास है कांस्टेंट जी, ठीक है, क्या है जी, ये है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जी को और क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, समझ आ गया भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैंने बोला कि g की वैल्यू मुझे बताना जरा इसी फॉर्मूले से, तो क्या बताओगे मैम, g की वैल्यू विल बी f(r²) अपॉन m1 m2, यही बताओगे ना भाई, यहाँ से ये आ जाएगा। अगर मैंने बोला कि मुझे एक बार जरा g की वैल्यू बताओ, बिकॉज g इज कांस्टेंट, तो g की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे मैम 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अरे मैम इतनी बड़ी यूनिट, इतना बड़ा नंबर, ये मैम कैसे याद होगा। तो बच्चों देखो सिंपल तरीका बता रही हूँ, ठीक है, सिंपल वे। सबसे पहले तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 तो याद हो जाएगा ना। अब अगर बात आती है आपकी इस यूनिट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ पे जरा गौर फरमाइए, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है मैम, न्यूटन होती है। आर स्क्वायर दैट इज योर लेंथ, राइट, मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 मतलब kg का स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट, kg इंटू kg, तो यही आ गया ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यहीं पे तो लिखा था मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो बात समझ आ गई, ये था हमारा डेरिवेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जो कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, हम लोग लिखते आ गए एंड वी आर डन। याद आ गया भाई, समझ आ गया सब कुछ, अच्छे तरीके से इसे याद करना है, समझना है, और फिर हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए। अच्छा नाउ मैम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ ही क्यों रहे हैं, व्हाई दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट मैम, क्या ही होगा पढ़ के। तो बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कैसे मैम। तो बच्चों देखो यहाँ पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना। कौन कौन से फिनोमिना मैम, एग्जाम्पल द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, the motion of moon around the earth, the motion of the planets around the sun, the tides due to the moon and the sun। तो कितनी सारी चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से, अगर सोचो कि हमारा अर्थ और मून बाइंड ही नहीं होता, या हमारा अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा नहीं होता, तो फिर क्या होता, बहुत कुछ हो जाता, हम शायद यहाँ पे होते भी नहीं, राइट। सो द ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इज वैलिड फॉर एवरीथिंग, राइट, और दिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। आई गेस यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ आर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा ये करके, देखना भाई, रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ जी, यूनिवर्सल थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन है, बताओ ज़रा सोचो क्या रिलेशन है। सबसे पहले तो मुझे एक ये रिलेशन याद आ रहा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स देगा, तो ये भी इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स देगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने बोला कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तमाम हमें पता है, हमें समझ आ गया। अब ग्रेविटेशन के हिसाब से क्या है, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द एवरी अदर मास, हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट तो करता है। अब एक क्वेश्चन पूछूं भाई, देखो अगर हम लोगों ने अगर हम लोगों ने एक, लेट्स से कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस, और यहाँ पे हमारा स्टोन, ठीक है, ये क्या है स्टोन। मैंने इसको अभी तो पकड़ा हुआ है, बट अब मैंने इसे स्टोन को छोड़ दिया, स्टोन को मैंने अब छोड़ दिया। तो अब मुझे बताओ कि स्टोन नीचे गिरेगा ना, बहुत तेजी से गिरेगा, राइट, विथ
बिकॉज यू विल से कि मैम इस पे जी लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी लग रही है इस पे, तो स्टोन तो नीचे की तरफ ही गिरना है। और हमें ये भी पता चल गया मैम, अभी अभी हमने सीखा कि ग्रेविटेशन क्या करता है, एवरी मास इन द यूनिवर्स को अट्रैक्ट करता है, एवरी अदर मास, राइट। अब अगर हम इसको फेंकेंगे तो अर्थ इसके ऊपर, किसके ऊपर मैम, स्टोन के ऊपर एक फोर्स देगा है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं। देखो, अर्थ स्टोन के ऊपर फोर्स देगा, हमारा सरफेस ऑफ अर्थ किसके ऊपर फोर्स देगा, स्टोन के ऊपर फोर्स देगा कि अरे भाई तू इधर आ, नीचे आ, जल्दी नीचे आ, नीचे नीचे आ, तो क्या होता है, स्टोन एकदम से नीचे गिर जाता है, राइट। तो एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, तब तो फिर स्टोन को भी अर्थ को बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा भाई तू मुझे नीचे बुला रहा है, रुक जा, तू भी ऊपर आ, ऊपर आ, तू भी ऊपर आ। तो एक बात बताओ, स्टोन तो हमें नीचे जाता हुआ दिखता है, बट अर्थ की जो सरफेस है वो हमें ऊपर उठती नहीं दिखती, ऐसा क्यों। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग तो दोनों के दोनों उठने चाहिए ना। अगर स्टोन को अर्थ बोल रहा है अरे तू नीचे आ, नीचे आ, नीचे आ, तो फिर हमारा अर्थ भी तो उठना चाहिए, क्योंकि स्टोन उसे बोलेगा अच्छा तू भाई मुझे नीचे उतारना चाहता, तू भी ऊपर आ, चल ऊपर आ, पर वो क्या बोलेगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो अर्थ बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, भाई क्यों नहीं करोगे ऐसा। अब देखो जरा, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करके तो आए हो ना भाई, तभी ग्रेविटेशन में आए हो ना, हाँ जी। तो F इज इक्वल टू एम ए, ये था ना हमारे पास फॉर्मूला। अब F इज इक्वल टू एम ए, अच्छा देखना जरा, तो यहाँ पे A इज इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा, A इज इक्वल टू एफ बाई एम हो जाएगा। अब देखो जरा, इसका मतलब तो ये है कि मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन ज्यादा तो मास कम। वैसे एक बात सुनो, ए और एम के बीच में एक्चुअली कोई रिलेशन होता नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि हम अभी आगे प्रूफ करेंगे कि ए और एम डिपेंडेंट नहीं होते। अभी के लिए वैसे इतना देखो कि आपको पता है ना अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, राइट, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो इस फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं ना कि अर्थ भी उठता तो है, यस बच्चों, अर्थ भी ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, बट दिस इज नेग्लिजिबल, बहुत ज्यादा कम एक्सेलरेशन होती है अर्थ की, जो कि नेग्लिजिबल होती है और हमें नहीं दिखती, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि yes it happens but the effect is really negligible because mass of the earth is really large and because of this acceleration is less and hence we cannot see the earth that is lifting up, right, we cannot see it। बट स्टोन का मास कैसा है बच्चों, बहुत छोटा सा है ना, स्टोन का मास कैसा है, बहुत छोटा सा है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये रिलेशन है बच्चों ग्रेविटेशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। आ गया भाई समझ, ओके। सो नाउ वी हैव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ रिप्रेजेंटेड एज जी, ठीक है। चलो भाई, कैपिटल जी नहीं, छोटा जी। Now you have condition, मैम कंडीशन क्या है, so on dropping a feather and a coin, which one will reach the ground first, feather को और coin को साथ में गिराओ, कौन गिरेगा सबसे पहले, मैम सबसे पहले तो coin गिरेगा। मैंने बोला अच्छा क्यों, coin क्यों गिरेगा भाई सबसे पहले, तो you will be like मैम coin का ना मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, है ना, और फेदर का मास कम है मैम तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, ऐसा भाई ऐसा होता है क्या, अच्छा चलो इसको गलत प्रूफ करते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब एक वैक्यूम बना दो, क्या बना दो, एक वैक्यूम बना दो। अब इस वैक्यूम बनाने के बाद ये देखो, ये हमारा कॉइन है और ये है हमारा फेदर। अब इन दोनों को वैक्यूम में जहां पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इस बोतल को टिल्ट कर दो, इन्वर्ट कर दो और फिर से गिराओ। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लग रही है, जस्ट एंड जस्ट ग्रेविटी लग रही है, राइट, हाँ जी मैम बिल्कुल, अब ग्रेविटी लग रही है। तो अब जब आप देखोगे कि इस कॉइन और फेदर को फिर से इन्वर्ट करोगे बच्चों, तो फेदर और कॉइन एक टाइम पे नीचे आ रहे हैं, मतलब उसमें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, इसका मतलब मास एंड एक्सेलरेशन का तो डिपेंड कर ही नहीं रहे आपस में ये दोनों, राइट, मास एंड एक्सेलरेशन आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं। वी कैन से दैट एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास। क्या रिलेशन आ जाता है यहां से, मैम ने बताया ये हमारा आ जाता है कि एक्सेलरेशन
डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ एनी बॉडी। एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता है, राइट बच्चों। तो अगर आप एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर के मीडियम में अगर आप ये करोगे तो ऑफ कोर्स सबसे पहले कॉइन गिरेगा, फिर फेदर गिरेगा, बिकॉज फेदर का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा लगेगी। बात समझ रहे हो? फेदर का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा लगेगी। एंड हेंस वी कैन से दैट अगर हम एक वैक्यूम में क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, एंड वी कैन से दैट एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास। बात समझ आ गई बच्चों? देखो कुछ इस तरीके से, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। तो आपका जो बच्चों जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पे हम ये भी लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, पूरा लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ठीक है, देख लिया भाई आप लोगों ने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय द लेटर जी एंड द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्ड तो समझ आ रहा है ना, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वर्ड क्या है, एसआई यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, जी। और अच्छा जी अर्थ का पता है कितना है हमारा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग मून का भी जी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आपने देखा इस तरीके से, देखा हम लोगों ने सेकेंड लॉ वगैरह रिलेट करके हमने बताया था, राइट। अब है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमारे पास जी की वैल्यू आई कैसे, तो अभी आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू कितना है, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। अब इक्वेटिंग द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी लिख सकते हो ना भाई, एम इंटू जी, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया तो क्या बचा, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो बच्चों ये है हमारा फॉर्मूला ऑफ योर ग्रेविटी, ठीक है भाई। नाउ वी हैव द कैलकुलेशन कि मैम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया कहां से, ठीक है बच्चों। तो देखो आप कैसे करोगे, सिंपल, आपके पास फॉर्मूला क्या था, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू आपको पता ही है, ये रही। उसके बाद एम की वैल्यू किसकी निकालनी है मैम, अर्थ की निकालनी है, तो अर्थ का भाई निकाल दो, भाई रेडियस निकाल दो, मास ऑफ द अर्थ कर दो, पुट कर दो वैल्यूज और आपके पास आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई, इजी था बिल्कुल। नाउ एक बहुत अच्छी सी चीज, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, गैलीलियो को जानते हो, ठीक है भाई। तो क्या हुआ कि उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट करा, गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट करा। अब साइंटिस्ट तो एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं। उन्होंने क्या करा, टावर ऑफ पीसा जो कि इटली में है ना भाई, टावर ऑफ पीसा पे ये देखो भाई, गैलीलियो यहाँ पे है, हमारे गैलीलियो जी यहाँ पे है। उन्होंने 2 स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस को टॉप ऑफ द टावर ऑफ पीसा या टावर ऑफ पीसा एकदम टॉप पे चले गए, वहां से 2 स्टोन्स उन्होंने नीचे फेंक दिए। अब वो 2 स्टोन्स कैसे थे बच्चों, डिफरेंट मासेस के थे, ठीक है, डिफरेंट मासेस के स्टोन्स उनके पास थे, उन्होंने नीचे फेंक दिया। उन्होंने ये देखा कि जब वो नीचे गई तो वो सेम टाइम पे ग्राउंड को उन दोनों स्टोन्स ने टच करा। क्या करा, सेम टाइम पे उन दोनों स्टोन्स को टच करा, और यहां से हमारा आ जाता है फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या आ जाता है भाई टॉपिक, फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट मैम, जब आपकी कोई भी बॉडी, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग हो और उस पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन लगे, और कोई भी फोर्स नहीं लगनी चाहिए, ना ही एयर रेजिस्टेंस, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स, तब हम उस बॉडी को क्या कहते हैं कि वो बॉडी अंडर फ्री फॉल कंडीशन है, ठीक है भाई। सो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, ये है हमारा, देख लो भाई। तो उन्होंने बिलीव करा, किसने, एरिस्टोटल ने बिलीव करा दैट अ हैवियर ऑब्जेक्ट इज लेस, बेसिकली इट टेक्स लेस टाइम, it would take fall to the ground. Galileo disagreed with Aristotle's belief and he proved him wrong. कैसे, उन्होंने दिखा दिया भाई, देखो मैं टावर ऑफ पीसा चढ़ता हूँ, 2 स्टोन्स वहां से गिराता हूँ, दोनों के दोनों मासेस अलग अलग होंगे, और ये नहीं होगा कि मास जिसका ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं।
मास जिसका ज्यादा या फिर कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, ठीक है भाई। सो बोथ दिस बॉल्स हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम इवन दो दे हैड डिफरेंट वेट्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ विथ ओनली, याद रखना, only the gravitational force of the earth acting on it, it is said to be in free fall, and gravity is the only force acting on the object during free fall। बात समझ आ गई, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ओके, then we will be understanding variation in the acceleration due to gravity at different places। so basically बच्चों आपको पता होगा कि gravity of the earth is different and the gravity of the moon is different, right? तो चलो एक बार जरा हम बात करते हैं अर्थ पे ही ग्रेविटी की वेरिएशन। हाँ जी, अर्थ पे ही ग्रेविटेशन की वेरिएशन। देखो भाई, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, इक्वेटर है, ये हमारा साउथ पोल है। ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा है। पोलर रीजन्स हैव अ शॉर्टर रेडियस कंपेयर्ड टू द इक्वेटोरियल रीजन्स। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। आपको पता है ना कि देखो जो हमारा फोर्स था वो कैसा था, 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना भाई। तो वही लिखा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन द पोलर रीजन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन्स। आपको पता है बच्चों, g की वैल्यू 0 भी हो जाती है। हाँ जी, g की वैल्यू 0 भी हो जाती है। इसका मतलब आपका वेट भी अपेरेंटली 0 हो जाता है अर्थ के एक पॉइंट पे, दैट इज बच्चों सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ पे आपकी g की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जितना ज़्यादा आप पोल्स के नियर बढ़ते रहते हो उतना ही आपकी g की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी g की वैल्यू होगी, यहाँ पे तो 0 ही हो जाती है। ऐसे ऐसे फिर से यहाँ पे बड़ा g आ जाएगा, मतलब ऐसे हमारे g बढ़ते रहेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर छोटे 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 फिर बड़ा होते रहेगा। तो नियर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यू कैन से कि योर ग्रेविटी की वैल्यू इज वेरी लार्ज, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है ऊपर की तरफ, पोल्स की तरफ। इक्वेटर के पास आओगे तो फिर क्या हो जाएगी, वो कम होती रहेगी, ठीक है। Due to different radii of the earth at different places on the earth, gravitational acceleration is not the same in the polar and equatorial regions। ये तो अभी हमने पढ़ा कि पोल्स और इक्वेटोरियल रीजन्स में हमारे ग्रेविटी की वैल्यू सेम नहीं होती है। क्या होगा बच्चों अगर हम अर्थ के सरफेस से दूर भागे, ऊपर की तरफ अगर भागे तो क्या होगा। एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा जी है ना, यहाँ पे चुटकू सा जी आ जाएगा, छोटा सा, और छोटा बना देता है। हाँ, ऐसे 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 देखो कितने यहाँ पे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो ग्रेविटी की वैल्यू जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे हाइट, उतना ज्यादा कम होते रहेगा, ठीक है। ये है हमारा समरी बॉक्स, हमने देख लिया, जो हमने पढ़ा एक बार देख लो अच्छे तरीके से। ओके, नाउ वी हैव कंपैरिजन ऑफ वेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड द मून। तो बच्चों अर्थ एंड मून में हम लोग अपने वेट्स कंपेयर करते हैं। शायद बहुत बच्चों को पता हो कि हमारा वेट ऑन द मून कंपैरेटिवली टू द अर्थ 1/6 हो जाता है, राइट। अगर मेरा वेट है 36 न्यूटन यहाँ पे, तो वहां पे जाके मेरा वेट कितना हो जाता है, बताओ भाई। 1/6 ऑफ 36 कितना हो जाएगा मैम? ओह मैम, आपका वेट 6 न्यूटन हो जाएगा वहां पे। हाँ जी, ऐसा ही। चलो भाई, इसको भी प्रूफ करते हैं। सो बेसिकली वेट ऑन द मून इज g/m/r²। ये तो आपको पता ही है ना। वेट ऑन द अर्थ बेसिकली आपको पता है ना, वेट इज योर w, दैट इज अगेन f ओनली, राइट। वेट ऑन द अर्थ इज दिस। हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हमने कंपेयर करा तो Wm/we, दैट इज वेट ऑफ मून अपॉन में वेट ऑफ अर्थ। हमने जब कंपेयर करा तो हमारे पास आया 1/6, तो हमारे पास आ गया दैट Wm, दैट इज वेट ऑफ मून, इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है, जिससे अभी मैंने आपको अपना वेट भी सॉल्व करके दिखाया। ओके लेन, चलो देख लेते हैं कितनी ज़्यादा और या कितनी कम g की वैल्यू है, छोटी g की वैल्यू है हमारे मून पे। तो देखते हैं भाई, हमारा है 9.8/6, तो ये है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रॉक्स कितनी वैल्यू है g ऑन मून की? 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रहेगा भाई अच्छे तरीके से।
ये है हमारा समरी बॉक्स, ठीक है। ओके देन, नाउ वी हैव टॉपिक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। बच्चों, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ मतलब ये है कि जो हमारे पास तीन इक्वेशन थी, कौन कौन सी मैम? हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये तीन थी ना हमारे पास। अब देखो जरा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी कैसे ये तीन इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले इक्वेशन को चेंज करते हैं, चलो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली फॉल करवाते हो किसी हाइट से, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ से इस बिल्डिंग से आपने इस बॉल को नीचे की तरफ फेंका, ठीक है, नीचे की तरफ फेंका, तो एक बात बताओ, इसका u तो जीरो ही हो जाएगा ना, u तो जीरो हो जाएगा क्योंकि पकड़ के ही तो फेंकोगे, आप पकड़ोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही हो जाएगी। चलो एक बार लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस, अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना, वो कौन सी फोर्स है, कौन सी, अच्छा नीचे की तरफ कौन सा, उसे कौन खींच रहा है, तो मैम उसे g खींच रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को g लिख दिया जाए। चलो भाई एक्सेलरेशन को लिख देते हैं g t, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को करना जरा, s यहाँ पे अब आपका h हो जाएगा, जितना भी इस बॉल ने हाइट अटेन की नीचे जाते टाइम, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। थर्ड वाली बताओ, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। तो ये बच्चों हमारी तीन इक्वेशन बन जाती है। अगर हम कोई चीज को ऊपर फेंके तो, अगर हम ऊपर फेंके तो, कुछ ऐसा करके फेंके तो बच्चों वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी g नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाता है बच्चों, g नेगेटिव हो जाता है, बिकॉज g तो नीचे खींचता है ना, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। दिस इज योर अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो सारी इक्वेशन में आप माइनस जी लगा दोगे, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन में आप क्या लगा दोगे, माइनस जी। ओके देन, नाउ वी हैव मास वर्सेस वेट। किस किस को यहाँ पे पता है कि भाई मास क्या है, वेट क्या है? अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैंने अपने वेट को न्यूटन में बोला था, ना कि केजी में। बट अगर आपसे पूछे कि व्हाट्स योर वेट, यू विल बी लाइक माय वेट इज 40 kg। नो, यू आर रॉन्ग बच्चे, वेट इज नॉट मेजर्ड इन केजी बिकॉज द ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज जस्ट न्यूटन। तो अभी तक मैम हम लोग गलत पढ़ते आ रहे थे। हाँ जी बच्चों, गलत सुनते आ रहे थे, पढ़ते तो नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर पढ़ते तो शायद वेट को आप लोग न्यूटन में ही मेजर करते हैं। ओके देन, सो मैम चलिए आप बता ही दीजिए कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बच्चों मास क्या है, द टोटल, या फिर वी कैन से द अमाउंट ऑफ matter contained in our body, the amount of matter contained in our body। कितना मैटर आपके बॉडी के अंदर है उसे हम क्या कहते हैं, मास। अगर मैं लेट्स से सैटर्न पे जाती हूँ तो क्या मैं अपने मास को तोड़ तोड़ के फेंक दूंगी क्या? नहीं ना, जितना मास है उतना मास ही तो रहेगा ना बॉडी में, वो तो टूट टूट के चला तो नहीं जाएगा ना, उसको तो किसी फोर्स से मतलब नहीं है ना। तो मास रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा क्या है, मास रिमेन्स कांस्टेंट, है ना भाई, मास रिमेन कांस्टेंट। तीसरा क्या है, मास कि ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ मास, बोलो बोलो भाई, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, किलोग्राम, एंड मास इज स्केलर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, मास क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। अगर हम वेट की बात करें बच्चे, वेट की, तो वेट क्या है, वेट क्या है, द अमाउंट ऑफ फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो कि आपको नीचे की तरफ पुल करे, राइट, द अमाउंट ऑफ फोर्स
which pulls our body towards the center of the earth. इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग W से, और इसको किससे करते हैं? M से, ठीक है। अब मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। राइट, वेट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द जी, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, राइट। तभी तो वेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? W इज इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं SI यूनिट ऑफ वेट। SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, represented as capital N, ठीक है। एंड वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, ठीक है भाई, समझ आ गया। नाउ वी हैव थ्रस्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। अब आ जाता है हम लोग फ्लोटेशन वगैरह पार्ट में। थ्रस्ट एंड एप्लीकेशन बच्चों, थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो बच्चों अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो ये एक ऐसा फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर एक्ट करता है किसी सरफेस पे। कैसा फोर्स है? जो कि परपेंडिकुलर एक्ट करता है किसी भी सरफेस पे, ठीक है। तो बेसिकली द फोर्स इज कॉल्ड द थ्रस्ट। क्या होता है भाई? फोर्स को ही हम थ्रस्ट कहते हैं। Thrust is the force which act perpendicular to the surface, often used to move an object. Example, to insert a nail, हमें कैसे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है? परपेंडिकुलर एक्ट करना पड़ता है, और उसकी जो नेल की जो शार्पनेस होती है, एरिया जो होता है बहुत कम होता है कि उस पर ज़्यादा प्रेशर लग सके, है ना भाई। अगर हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, ऑल्सो इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, थ्रस्ट बाय एरिया, ठीक है भाई। इसकी ऐसा यूनिट देख लो भाई, प्रेशर की, फोर्स की बताओ न्यूटन, एरिया की मैम मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर की न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर की ऐसा यूनिट। तो समझ लिया भाई आप लोगों ने थ्रस्ट क्या होता है। उसके बाद थ्रस्ट इज अ फोर्स दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे? सबसे पहला तो फ्लाइट्स में यूज होते हैं ये। थ्रस्ट इज यूज्ड टू मूव एयरक्राफ्ट through the air and overcome the weight of a rocket. Boats में भी काम आता है। Thrust is used to move boats forward in direction. Agricultural में भी यूज होता है, और इसके काफी ज्यादा और भी एप्लीकेशंस है। प्रेशर के भी ऐसी एप्लीकेशंस है, एग्जांपल जो सीट बेल्ट होती हैं आपकी, या फिर लेट्स से कि आपकी जो बैंड्स होते हैं, राइट, वो जो बैक के आपके जो बैंड्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा, उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। अब क्यों? अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फिर आप पे प्रेशर भी कम लगेगा, तो शोल्डर्स पे प्रेशर कम लगने के लिए। ऐसे ही अगर आप सुई की बात करो, राइट, तो उसकी भी जो एरिया होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, राइट, नीडल्स की आपकी। क्यों होती है एरिया कम? कि उस पर ज़्यादा प्रेशर लग सके, ठीक है भाई। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रेशर इन फ्लूइड्स, मतलब एक फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे होता है। एग्जांपल, अगर मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने होल्स कर दिए 3, तो आप देखते हो कि सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ लगता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद सबसे कम प्रेशर यहाँ पे लगता है। तो आप ये बोल सकते हो कि प्रेशर इंक्रीजेस इन, या फिर विथ इंक्रीज इन डेप्थ, बोल सकते हो ना भाई, इंक्रीज इन डेप्थ। और प्रेशर इन फ्लूइड्स मतलब होता क्या है? ऐसा प्रेशर जो कि फ्लूइड्स लगाए। नाउ मैम व्हाट इज फ्लूइड्स? फ्लूइड्स होता क्या है? तो मैम व्हाट आर फ्लूइड्स का आंसर क्या हो सकता है बच्चों? फ्लूइड्स are those materials, are those objects, are those body which can easily flow. अब मैम फ्लो कौन कर सकता है? फ्लो बच्चों कौन कर सकता है? गैस कर सकता है या लिक्विड कर सकता है, राइट? तो फ्लूइड्स क्या होता है? which can easily flow. So fluid pressure is the pressure exerted by liquid. and यहाँ से आपको ये भी समझ आ गया कि अगर आप डेप्थ को इंक्रीज करोगे तो आपका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा,
इसलिए तो स्कूबा डाइवर्स के वगैरह के पास जो होते हैं वो स्पेशल सूट्स वगैरह होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अंदर जाना होता है सी के, ओशंस के, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा उन पे, राइट। तो ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा उन पे, उनकी जो बॉडी है उनको हार्म पड़ेगा, तो क्या करते हैं वो एक स्पेशली डिज़ाइन सूट्स पहनते हैं। नाउ व्हाट इज़ बॉयंसी? सो बच्चे, अगर आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट किया हो, ये एक्टिविटी करी हो, बचपन में क्या होता था कि जब हम लोग नहाने जाते थे तो बकेट में वाटर फिल करते थे, राइट। अब बकेट में वाटर फिल करते थे तो अब बेसिकली वी यूज्ड टू डू वन एक्टिविटी, लाइक हम ना हमारा जग को नीचे, बकेट के नीचे डालने की कोशिश करते थे, और हम लोग बोलते थे अरे तू नीचे कैसे नहीं जाएगा, और हम उसे जानबूझ के नीचे अपवर्ट करते थे, बट हम देखते थे कि अगेन जग ऊपर आ जाता था। हम अगर कितनी भी कोशिश करें कि वो जग नीचे चले जाए पानी के अंदर, बट तब भी वो क्या आ जाता था, ऊपर आ जाता था, राइट। व्हाई दिस हैपेंस? ऐसा हो क्यों रहा था बच्चों? बिकॉज उस मग पे, उस जग पे आपके एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा था, एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा था, जो कि हमें हमारे जग को फ्लोट करवा रहा था, और हमारे एक्सटर्नली फोर्स देने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम हमेशा फील करते थे कि हाँ उसे नीचे से भी कोई फोर्स दे रहा था। तो ये कोई मैजिकल फोर्स है? नहीं, ये कोई मैजिकल फोर्स नहीं है। दिस इज बॉयंसी, एंड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड एक्सर्ट्स अ बॉयंट फोर्स, या फिर इसे बोलते हैं बच्चों अपथ्रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दिस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ बॉयंसी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स ऑफ बॉयंसी। नीचे की तरफ करते हो आप एक्सटर्नल फोर्स देते हो ना, बट आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, दैट इज योर अपथ्रस्ट नोन एज फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। नाउ डेंसिटी तो पता है ना बच्चों, मास पर वॉल्यूम। ये है बच्चों हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला, मास पर वॉल्यूम। Therefore, an object is able to float in water when the gravitational force is less than the buoyant force. कब ये float करेगा? जब आपका gravitational force less हो आपके buoyant force से। उसके बाद similarly an object sinks into water when the gravitational force is larger than the buoyant force. ठीक है भाई, समझ आ गया? सिंक और फिर फ्लोट, ये दो कंडीशन आपके पेपर में आती ही आती है कि कब आपको ऑब्जेक्ट सिंक करेगा और कब आपको ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों। देन वी हैव फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जो अभी बताया उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये देखो भाई, एक फ्लोट कर रहा है, एक सिंक कर गया, एक पार्शियली फ्लोट कर रहा है। देखो भाई अच्छे तरीके से, ऊपर भी आ गया एक तो। ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज मोर देन फ्लूइड डेंसिटी, इट विल सिंक, कुछ इस तरीके से। कब? जब बच्चों ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज्यादा होगी हमारे फ्लूइड डेंसिटी से, तो वो सिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। नाउ ऑब्जेक्ट डेंसिटी इज इक्वल टू द फ्लूइड डेंसिटी। अगर इक्वल होगी तो देखो कुछ इस तरीके से वो फ्लोट करेगी। अगर ऑब्जेक्ट डेंसिटी लेस होगी तो बच्चे ये उसका सरफेस ऊपर भी आ जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, वुड वगैरह का सरफेस ऊपर ही रहता है, डूबता नहीं है, या फिर पार्शियली भी नहीं डूबता। इस तरीके से नहीं होता, वो इस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस देन फ्लूइड डेंसिटी होती है। ठीक है भाई, समझ आ गया? ये भी एग्जाम्पल्स है बच्चों। द सबमरीन हैज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इनसाइड, सो इट इज इट्स ओवरऑल डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, बिकॉज सबमरीन्स को तो अंदर जाना होता है ना। When water is filled in, its density increases and it sinks to the bottom. Cork flows in water because its density is lower than that of water. Third, iron nails sink in water because the density of iron is more than the density of water's density. ओके देन, नाउ वी हैव आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज हमारे बच्चों एक साइंटिस्ट थे। क्या होता है कि चलो एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। अगर हम बाथटब में जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूरा फुल वाटर है, फुल ऑफ वाटर है, वो बाथटब के अंदर जाते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है ना, पानी बाहर निकल जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहले एक बार आर्किमिडीज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बेसिकली ही स्टेप्स इनटू द बाथटब एंड नोटिसेस द ओवरफ्लो ऑफ वाटर एज ही गेट्स इमर्स्ड इन इट, राइट। अभी अभी जो मैंने आपको बताया, ये है हमारा आर्किमिडीज साइंटिस्ट। ही रियलाइज दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मस्ट बी द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट पुट इनसाइड द वाटर रिगार्डलेस ऑफ इट शेप। आपका शेप बच्चों कैसा भी हो, आप जो वॉल्यूम, आपका जो वॉल्यूम है अगर वो अंदर जा रहा है तो वो किसके इक्वल होगा? आपके वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल होगा जितना पानी बाहर गया है, कुछ इस तरीके से। ये देखो, अगर मैंने एक स्टोन को डुबोया और वो पूरा फिल्ड था, ठीक है, वाटर से, उसको डुबोया तो यहाँ से पानी फ्लो होने लगा,
राइट, क्योंकि वो पूरा फिल्ड था। अब वो जब पानी फ्लो होने लगा तो यहाँ पे हमारे पास एक रीडिंग आई, तो हमने ये बोला कि जितना भी इसका वॉल्यूम था ना बच्चों वो उसके वॉल्यूम के इक्वल आ गया। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू डेंसिटी into G की वैल्यू is equal to weight of the water. So the V immersed part of the object is equal to V displaced water, and this is your बच्चों Archimedes principle। समझ आ गया कि वॉल्यूम ऑफ immersed part of the object, जो भी आपका वॉल्यूम गया है, जो भी आपने इमर्स किया है बच्चों लिक्विड के अंदर, तो उस लिक्विड के अंदर जब आपने इमर्स किया, जब आप अंदर आ गए बाथटब के अंदर, तो पानी तो बाहर आ गया ना। अब वो पानी किसके इक्वल है बच्चों? आपके ही इमर्स पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है, आपका डिस्प्लेस्ड वाटर। तो अगर आपको वेट ऑफ द वाटर निकालना है तो कैसे निकालोगे? वी डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू, दिस इज योर डेंसिटी, बेसिकली डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू acceleration due to gravity is equal to weight of the water। ठीक है, so this was our Archimedes principle। कुछ इस तरीके से भैया buoyant force भी हमारी लग रही है, तो यहाँ पे the countering force on the object's weight F total on water is equal to 0, W water is buoyant force। Archimedes principle क्या कहता है? The upward buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid that body displaces। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? एक अपवर्ड फोर्स, बॉयंट फोर्स जिसे बोलते हैं बच्चों हम लोग, जो कि एग्जर्ट हो रहा है। किस पे एग्जर्ट हो रहा है वो बॉयंट फोर्स? जो भी बॉडी इसके अंदर अप्लाई हो रही है, इमर्स्ड हो रही है, राइट, इन अ फ्लूइड, वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस। इमर्स करा, किसके इक्वल होगा? वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा मैम इक्वल जितना भी पानी डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, वही है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यही कहता है। ठीक है भाई, अगर आप देखो, लेट्स यूज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन दिस केस। ठीक है, टू क्राउन्स आर लुकिंग आइडेंटिकल बट वन is made up of pure gold and the other is made up of mix of silver and gold। ठीक है, which crown is made of gold and which is made of a mix of silver and gold? The density of silver is less than that of gold। आपके पास हिंट दे रखा है। ठीक है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर देंगे कि मैम ये क्राउन ए है या फिर क्राउन बी है हमारा गोल्ड। इसमें से आपको बताना गोल्ड कौन सा है और फिर मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कौन सा है। ठीक है भाई, ये होमवर्क अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में मुझे मिल जाना चाहिए। एंड देन वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिखते हैं, इलेक्ट्रोमीटर्स वगैरह में यूज होता है, उसके बाद फिर शिप्स एंड सबमरीन्स में होता है, हाइड्रोमीटर्स में यूज होता है, फिर इवैल्यूएटिंग रिलेटिव डेंसिटी वगैरह में यूज होता है। तो देखो भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कितने सारे हमारे पास एप्लीकेशंस है, राइट। नाउ वी हैव जस्ट लास्ट टॉपिक। बच्चों वो लास्ट टॉपिक क्या है? क्योंकि अभी आपने एक वर्ड पढ़ा है, दैट इज योर रिलेटिव डेंसिटी, राइट। डेंसिटी तो आपको पता है ना, मास पर वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बच्चों? द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका फॉर्मूला भी देख लो। अगेन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, तो कोई ऐसा यूनिट तो उसकी कैंसिल ही आउट हो जाएगी, राइट। तो ध्यान रखना कि इट हैज नो यूनिट एज इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है भाई, तो रिलेटिव डेंसिटी के पास कोई यूनिट नहीं होती है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। So thank you everyone. We have completed our gravitation chapter in one shot. So don't forget to like, share and subscribe our channel 100+ Academy for more such videos. And एक और सरप्राइज है बच्चे, ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी क्लास 9 की वो ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल्स की ज़रूर आने वाली है। तो आप लोगों को इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करना और स्ट्रॉन्ग करना है। और नोट्स तो आप लोग बना ही रहे थे ना अच्छे तरीके से, तो उन्हीं नोट्स को आप अच्छे तरीके से देखिए और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए।